सुबह का समय है। लिविंग रूम में माधवी फर्श पर पोछा लगा रही है। तभी बड़ी बहू हेमा वहां आती है और चाय का कप लिए उसे घूरते हुए, अभी तक बुढ़िया तेरा पोछा नहीं लगा क्या? जल्दी कर, वरना आज शाम का खाना भी नहीं मिलेगा। बहू, घुटने में बहुत दर्द है, बस थोड़ा सा काम बाकी है, मैं भी पूरा कर देती हूँ। तभी ससुर महेंद्र कमरे में आकर हेमा को घूरते हुए, ये क्या जुल्म है? क्यों बुढ़ापे में अपनी सास से इतना काम करवा रही हो तुम? तुझे बोला था कि गार्डन साफ कर ले, किया कि नहीं किया अभी तक? बस जा ही रहा हूँ करने। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी मैं कर दूंगा, लेकिन तुम अपनी सास से इतना काम मत करवाओ। तो उसकी चिंता मत कर, अपनी चिंता कर। जाकर गार्डन साफ कर। महेंद्र धीरे धीरे बाहर चला जाता है। तभी बड़ा बेटा राज ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आता है और अपनी माँ को पोछा लगाते हुए देख हेमा से, ये क्या जुल्म है मेरे माँ बाप पर? हाँ हेमा, तुमने ये सब क्या लगा रखा है? बंद करो ये सब। शायद तुम्हें पति होने का फिर से घमंड आ गया और तुम भूल गए हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम हमें धमकियाँ देकर कब तक अपनी मनमानी करती रहोगी? ये तो मैंने भी नहीं सोचा, शायद जिंदगी भर। फिलहाल तुम ऑफिस जाओ और हाँ, कानों कान किसी को खबर नहीं होना चाहिए कि घर में क्या हो रहा है। राज लाचार होकर अपनी फाइल उठाता है और दफ्तर के लिए निकल जाता है। हेमा मुस्कुराती है। तभी छोटी बहू रोशनी वहां आकर, अरे माँ जी उठिए, लाइए मैं पोछा लगा दूं। आप ये भारी काम मत कीजिए। और पिताजी आप बैठिए, आपकी दवाई का समय हो गया है, मैं देती हूँ। रोशनी महेंद्र को दवा और पानी देती है। हेमा जूस पीते हुए गुस्से से, तू ये क्या कर रही है रोशनी? तू काम क्यों नहीं करने दे रही है इनको? मैं करूंगी इनका काम। तुझे जो भी काम करवाना है मुझसे कह दे, मैं सारा काम कर दूंगी, लेकिन इन्हें कोई काम नहीं करने दूंगी। हाँ, पिछले 2 सालों में तो सीख ही गई होगी सारा काम। तुझे तेरे काम से मतलब है ना? तू बकवास मत कर, मैं तेरा काम कर दूंगी, बात खत्म। हेमा रोशनी की बात सुनकर गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। तब रोशनी अपने सास ससुर से, आप लोग अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं आपका काम कर दूंगी। माधवी और महेंद्र अपने कमरे में चले जाते हैं और रोशनी फर्श पर पोछा लगाती है। पोछा लगाने के बाद वो गार्डन में जाकर गार्डन की सफाई करती है और पौधों में पानी डालते हुए उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। कॉलेज के दिन है। रोशनी अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज से बाहर निकल रही थी कि तभी अचानक रोशनी की एक बुक नीचे गिर जाती है। तभी शीतल रोशनी से, रोशनी तुम्हारी बुक नीचे गिर गई, उठा लो इसे। ओहो, मैं झुककर बुक कैसे उठाऊं? शीतल रोशनी की बुक उठाकर रोशनी को देते हुए, ये ले तेरी बुक। अरे बाबा, मुझे पता है कि तुझे तो सारे काम तेरे नौकर करके देते हैं। तेरे घर में तो पानी का ग्लास उठाने के लिए भी नौकर है, फिर भला तो झुककर बुक कैसे उठाएंगी? ये सुनकर रोशनी के सभी दोस्त हंसने लगते हैं। तब रोशनी, हाँ, हूँ ही मैं अपने पिता की इकलौती लाडली बेटी, ये तो होना ही था। रोशनी वर्तमान में वापस आती है और फिर वो सारा काम समेटकर हेमा के सामने खड़ी होते हुए, मैंने तेरा सारा काम कर दिया है। ठीक है, जा खाना बना और देख, आज खाने में पास्ता, मशरूम की सब्जी, पूरी और रायता बना लेना। और सारी चीजें बनाकर पहले मुझे खाना खिलाना, उसके बाद खिलाते रहना अपने सास ससुर को। रोशनी रसोई में जाती है और एक एक करके सारा खाना बनाती है और फिर अपनी जेठानी को लाकर देते हुए, ये रहा तेरा खाना, अब मैं अपने सास ससुर को खाना खिलाने जा रही हूँ। ठीक है जा, तुझे बहुत नौकरानी बनने का शौक था ना अपने सास ससुर की, तो अब तू ही वही कर। अब रोशनी रसोई में जाती है, फिर खाना निकालकर अपने सास ससुर के कमरे में ले जाती है और उन्हें खाना खिलाने के बाद, अब आप लोग आराम कीजिए और मुझे बाहर जाना है, मुझे कुछ काम है। क्या काम है बेटा? इस समय कहाँ जाओगी? ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, आप लोग बस आराम कीजिए। रोशनी अपना पर्स उठाकर घर से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद अपने कमरे में माधवी और महेंद्र बैठे बातें करते हुए, देखा तुमने, आज रोशनी हमारे लिए हेमा से कैसे लड़ गई। हाँ जी, रोशनी को सच में हमारी बहुत परवाह है। बहू होने का सच्चा फर्ज तो उसी ने निभाया है। याद है ना तुम्हें, तुम हमेशा कहती थी कि लव मैरिज वाली बहू अच्छी नहीं होती और अरेंज मैरिज वाली बहू अच्छी होती है। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी, मैं सही और गलत की पहचान नहीं कर पाई। हम जिस बहू को अरेंज मैरिज करके लेकर आए हैं, उसने तो हमारा जीना हराम कर दिया, और जो बहू लव मैरिज करके आई थी, उसने हमें इतना बड़ा सहारा दिया। माधवी की आंखों के सामने 2 साल पुराना वो दृश्य जीवित हो उठता है। अतीत की यादों का एक गहरा कारवां उमड़ पड़ता है और उस दिन की एक एक बात माधवी के जहन में साफ साफ गूंजने लगती है। जब राहुल अपनी पसंद की बात करने आया था 2 साल पहले, कॉलेज के पास एक छोटा सा पार्क है जहां राहुल और रोशनी एक बेंच पर एक साथ बैठे हुए बात करते हुए, राहुल देखो, हमारा कॉलेज भी खत्म हो गया है और अब दोनों की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, और अब तुम अपने घर वालों से हमारी शादी की बात करोगे या नहीं?
यार मेरे परिवार वाले लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए। अरे यार तुम मुझे मिलाओ तो सही उनसे। मुझे पता है कि मुझे देखकर वो मान ही जाएंगे। देखते ही मैं इतनी अच्छी हूँ। हाँ वो तो है। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। पर मम्मी पापा से मिलने के लिए ये तुम्हारी वेस्टर्न ड्रेस नहीं चलेगी। चलो तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीदते हैं। राहुल और रोशनी दोनों पास के एक बड़े से मॉल में जाते हैं। वो वहाँ कपड़ों के एक शोरूम से रोशनी के लिए एक सुंदर और शालीन सलवार सूट खरीदते हैं। रोशनी चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े बदलती है और सूट पहनकर बाहर आते हुए राहुल से, अब ठीक दिख रही हो ना राहुल? हाँ हाँ बिल्कुल परफेक्ट। तो चलो फिर। अब राहुल रोशनी को लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है और रोशनी को दरवाजे पर रोक देता है और खुद अंदर जाता है तो देखता है कि उसका पूरा परिवार बैठकर कुछ बातें कर रहा है। माधवी राहुल को देखते ही, अरे आओ राहुल, देखो तुम्हारे भाई की शादी की बात चल रही है और ये देखो लड़की की फोटो आई है। हम सबको ये लड़की बहुत पसंद है। कल हम सभी को लड़की देखने चलना है। हाँ माँ मैं बहुत खुश हूँ भैया के लिए, लेकिन मुझे भी आपसे कुछ कहना है। हाँ भाई राहुल बोल, क्या बात है? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि मेरे लिए भी लड़की देख लो? हाँ मैं तो कहती हूँ कि छोटे भैया के लिए भी लड़की देख लो। दोनों की शादी एक साथ ही कर देंगे। वो दरअसल अरे क्या दरअसल? हाँ, बताओगे भी? वो मैंने अपने लिए लड़की देख ली है। कहाँ है वो लड़की? यहीं बाहर खड़ी है। अरे तो बाहर क्यों खड़ा रखा है? अंदर लेकर आओ उसे। राहुल बाहर जाता है और रोशनी को अंदर लेकर आता है और अपनी माँ से मिलवाते हुए, माँ ये रोशनी है, ये कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ती थी और मुझे पसंद है। रोशनी एक बात बताओ, ये तुम्हारा होने वाला ससुर है ना? जी हाँ माँ जी। तो अपने होने वाले ससुराल में अपने पति के साथ पहले ही आ गई बिना शादी के? माँ जी मैं समझी नहीं आपकी बात। मैं समझाती हूँ। लव मैरिज वाली लड़कियाँ ऐसी ही बेशर्म होती हैं। वो किसी की इज्जत नहीं करती, किसी का सम्मान नहीं करती और वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है, जैसे कि तुम। माँ जी ये किसने कह दिया आपको अच्छा या बुरी बुराई लव मैरिज या अरेंज मैरिज से नहीं होती है, बल्कि अच्छा या बुरा इंसान होता है, उसके संस्कार होते हैं। देखा आप लोगों ने इसे, कितना मुंह चला रही है ये। ले जाओ इसे मेरे सामने से। माँ कम से कम उसकी बातें समझने की कोशिश तो करो। मुझे नहीं समझना उसकी बात। हमारे घर में कोई भी लव मैरिज वाली बहू नहीं आएगी, यही मेरा आखिरी फैसला है। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल गुस्से में रोशनी से, रोशनी चलो यहाँ से, यहाँ पर हमारी बातें नहीं समझी जाएंगी। राहुल रोशनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब राज, माँ आपने ये ठीक नहीं किया। घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सही किया है। लव मैरिज वाली बहू अच्छी नहीं होती। पर अगर राहुल नहीं माना और उसने भागकर शादी कर ली तो क्या होगा? हमारे इतने घटिया संस्कार नहीं है कि वो ऐसा करे। माँ आपने बिल्कुल सही किया। पिताजी आपको तो पता है ना कि चाचा जी लव मैरिज करके चाची को लाए थे, और चाची कितनी बुरी है। वो किसी से कोई मतलब नहीं रखती, सिर्फ अपनी दुनिया में व्यस्त रहती है। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो अपनी दुनिया में व्यस्त रहे। बातें करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सभी लोग हेमा को देखने उसके घर आते हैं। हेमा एक सुंदर सूट पहनकर आती है और सभी लोगों को वो बहुत पसंद आ जाती है। हेमा को देखकर माधवी महेंद्र से, लड़की बहुत संस्कारी और सीधे परिवार की लग रही है, और देखो तो कितना कम बोल रही है। यही तो पहचान है संस्कारी लड़कियों की, कि वो एकदम से घुलती मिलती नहीं है। माधवी और महेंद्र राज का रिश्ता हेमा से तय कर देते हैं। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और हेमा की शादी राज से हो जाती है और हेमा दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। माधवी हेमा का गृह प्रवेश करवाते हुए, आओ बहू गृह प्रवेश करो। हेमा कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। तभी पड़ोस की रहने वाली 2 औरतें ममता और माया वहाँ आती हैं। अरे वाह माधवी, तुम्हारी बहू तो सच में बड़ी सुंदर है। हाँ सुंदर है, और सबसे बड़ी बात कि अरेंज मैरिज करके आई तो संस्कारी भी है। माधवी बहन, तुम संस्कार को हमेशा लव मैरिज और अरेंज मैरिज से क्यों तोलती हो? क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में देखा है उसमें अरेंज मैरिज वाली बहू ही अच्छी होती है। मैं तो अपनी एक बहू अरेंज करके लाई हूँ और दूसरी भी अरेंज करके लाऊंगी। माधवी की ये बात पास खड़ा राहुल भी सुन रहा होता है। तभी उसके फोन पर किसी का फोन आता है। राहुल फोन उठाकर बातें करते हुए, हाँ हाँ बताओ, मैं बस अभी थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता हूँ। राहुल बात करने के बाद वहाँ से चला जाता है। तब ममता माधवी से, ठीक है बहन, अब हम लोग चलते हैं। ममता और माया घर की तरफ जाते हुए आपस में, बहन तुमने देखा माधवी को? उसे लव मैरिज वाली बहू से इतनी नफरत है कि क्या कहें। हाँ माया बहन, कहीं ऐसा ना हो कि बेटा लव मैरिज करके ही ले आए। देखा नहीं कि किसी का फोन आया और वो चला गया। बातें करते हुए दोनों अपने घर चली जाती हैं।
इधर माधवी अपने पूरे परिवार के साथ हॉल में बैठी थी। तभी डोर बेल बजती है। रिंकी उठकर दरवाजा खोलती है तो सामने राहुल और रोशनी दूल्हा दुल्हन के जोड़े में वरमाला पहने खड़े हैं। रिंकी उन्हें देखकर चौंकते हुए, राहुल भैया, आपने शादी कर ली, वो भी हमें बिना बताए। माधवी और महेंद्र भागकर दरवाजे पर आते हैं। रोशनी को दुल्हन के रूप में देखकर माधवी का गुस्सा फूट पड़ता है। ये क्या तरीका है राहुल? हे भगवान, तू शादी करके ले आया, तूने तो मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। ए लड़की, तू कितनी बेशर्म है, हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से शादी करके यहाँ आने की? माँ पिताजी अब जाने दो, जो हो गया वो हो गया, तमाशा मत बनाइए। वो लव मैरिज करके ले आया तो ले आया। राहुल, तुम अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे में जाओ, चलो। राहुल रोशनी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। तब राज अपनी माँ को समझाते हुए, माँ आप क्या चाहती हो, हाँ? कि नई नई शादी के बाद यहाँ पुलिस आए? माँ समझने की कोशिश करो। राहुल और रोशनी दोनों बालिग हैं, उनको शादी करने का पूरा अधिकार है, तो इसलिए आप इन सब बातों को प्लीज यहीं खत्म कर दो। ठीक है, मैं खत्म तो कर दे रही हूँ, लेकिन मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि वो मेरी बहू है। माधवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और राज और हेमा भी अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। उधर अपने कमरे में राहुल रोशनी से, रोशनी मुझे बुरा लग रहा है कि तुम्हें जो सम्मान इस घर में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। राहुल, ये चीज अच्छी तो मुझे भी नहीं लगी, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल धीरे धीरे इस परिवार में अपनी जगह बना लूंगी। बस तुम्हारा प्यार मेरे साथ होना चाहिए। तुम बस किसी कीमत पर मेरा हाथ मत छोड़ना। तुम हाथ छोड़ने की बात कर रही हो? अरे मेरी जान, मैं तो तुम्हें ही नहीं छोड़ने वाला। रोशनी राहुल की बात सुनकर शर्मा जाती है। अगले दिन सुबह हेमा जल्दी उठकर पूजा पाठ करती है और फिर अपने सास ससुर के पांव छूते हुए, माँ जी, आज मेरा पहला दिन है, इसलिए मैंने पूरे घर में कपूर की आरती दी है और अब आपको आप लोगों की पसंद का खाना बनाकर खिलाऊंगी। अब बता दो क्या बनाऊं? बहू, तुमको जो पसंद है तुम वो बना लेना। मुझे तो विश्वास है कि तुम जो भी बनाओगी अच्छी बनाओगी। बस हलवा बना लेना, क्योंकि सबको घर में हलवा पसंद है। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर सबसे पहले हलवा ही बनाती हूँ। हेमा रसोई में जाती है और सबसे पहले चूल्हे की पूजा करती है। रिंकी किचन के दरवाजे पर आकर ये सब देख लेती है और अपनी माँ के पास हॉल में जाकर उन्हें सारी बातें बताते हुए, माँ, हेमा भाभी कितनी संस्कारी है ना। हाँ रिंकी, अरेंज मैरिज की बहू ऐसे ही मर्यादा और रीति रिवाजों को मानती है। ये सब छोड़ और ये बता कि तेरी छोटी भाभी अभी तक सोकर नहीं उठी क्या? नहीं माँ, भाभी तो अभी सोकर भी नहीं उठी। उधर राहुल अपने कमरे में रोशनी को जगाते हुए, अरे उठो ना डार्लिंग, दिन भर सोती रहोगी क्या? 11 बजने वाले, उठो जल्दी। पहले बताओ, अच्छी ग्रीन टी आई है क्या? अरे तुम अपने मायके में थोड़ी ससुराल में हो यार, यहाँ कोई तुम्हें बेड पर चाय नहीं देगा। रोशनी राहुल की ये बात सुनते ही हड़बड़ा के उठती है और घड़ी की तरफ देखकर राहुल से, उफ, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतनी देर हो गई, पक्का मुझे डांट पड़ेगी। रोशनी जल्दी से नहा धोकर एक स्लीवलेस ड्रेस पहनती है और अपनी सास के पास जाकर, माँ जी सॉरी, मैं उठने में लेट हो गई। लेट नहीं हुई, बहुत लेट हो गई हो, 11 बज चुके हैं। सॉरी सॉरी, अब मैं जाकर सबके लिए कुछ खाना बना लेती हूँ। खाना तो बड़ी बहू ऑलरेडी बना चुकी है, तुम रहने दो। तब तक हेमा सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। खाने में पूरी, सब्जी, कढ़ी, पकौड़ा, पनीर की सब्जी, दाल फ्राई, चावल, सब कुछ होता है। सभी खाना खाकर हेमा की तारीफ करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रोशनी अपने कपड़ों में प्रेस कर रही थी, लेकिन तभी अचानक प्रेस खराब हो जाती है। रोशनी राहुल से, ओहो राहुल, देखो ना ये प्रेस खराब हो गई, अब मेरे कपड़े कैसे प्रेस होंगे? अरे कोई बात नहीं रोशनी, तुम स्टोर रूम में जाओ और वहां से दूसरी प्रेस निकाल कर ले आओ। अब रोशनी स्टोर रूम में जाकर प्रेस ढूंढने लगती है। तभी उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं। रोशनी उन्हें पढ़ते हुए अपने आप से, अच्छा ये सब चल रहा है? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं पूरी बाजी को पलट कर रख दूंगी। रोशनी उन पेपर्स को अपने दुपट्टे में छिपाकर बाहर लिविंग रूम में आती है और अपनी सास से, माँ जी मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? हमारे घर की बहू बिना पूछे कहीं जाती नहीं है। माँ जी मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना मत जाओ, चुपचाप अंदर अपने कमरे में जाओ। बहू जब तुम्हारी सास मना कर रही है तो क्यों जा रही हो? बड़ों की बात मानो रोशनी। आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा, मुझे काम है, मुझे जाना ही पड़ेगा। रोशनी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद माधवी महेंद्र से, देखा आपने, लव मैरिज वाली बहुएं ऐसी होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रोशनी अक्सर बाहर जाया करती है। एक दिन रोशनी किसी काम से बाहर गई हुई थी। तभी हेमा सज धज कर बाहर लिविंग रूम में आती है और अपनी सास से, माँ जी मुझे बाजार से कुछ चीजें लाना है, रसोई का कुछ सामान खत्म हो गया है। हाँ बहू चली जा। नहीं मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आप मेरे साथ चलो। ठीक है बहू, मैं चलती हूँ। देखा, ये होती है अरेंज मैरिज वाली बहू।
माधवी बहुत खुश होकर हेमा को लेकर बाजार जाती है। बाजार पहुंचकर हेमा कुछ सब्जियां और किराने की दुकान से कुछ सामान खरीदती है, फिर अपनी सास के साथ वापस आने लगती है। तभी रास्ते में ममता और माया मिल जाती हैं और वो माधवी से बातें करते हुए, अरे माधवी बहन, क्या बात है, आज तुम्हारी दोनों बहू को बाहर काम था, एक अकेली गई है और दूसरी तुम्हारे साथ आई है। हाँ, वो लव मैरिज वाली बहू है ना, उसे बाहर जाने के लिए किसी की जरूरत नहीं, लेकिन ये मेरी अरेंज मैरिज वाली बहू है, ये अकेली बाहर नहीं निकलती। इसीलिए तो मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ कि अपने बेटों की अरेंज मैरिज ही करवाना। बातें करते हुए माधवी और हेमा घर पहुंच जाते हैं। तभी हॉल में बैठा राहुल अपनी माँ से, माँ रोशनी घर पर नहीं है और मैं कब से उसे फोन लगा रहा हूँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। क्या आपको पता है कि रोशनी कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे मना करने के बावजूद भी वो बाहर चली गई, कहकर गई है कि काम से जा रही हूँ और अब तक नहीं आई। जब वो आ जाए तो तू उसे समझा देना कि हमारे घर की बहुएं बिना परमिशन के कहीं नहीं जाती। तभी रोशनी घर के अंदर आती है। ये क्या है रोशनी, आजकल तुम बिना किसी से पूछे और बिना किसी को कुछ बताए कहाँ चली जाती हो? मुझे काम था इसलिए मैं बाहर गई थी। ऐसा कौन सा काम था जो परिवार को बिना बताए चली गई? मुझे काम था, मैंने बता दिया ना, अब बार बार एक ही सवाल मत करो। रोशनी बिना किसी की परवाह किए अपने कमरे में चली जाती है। तब माधवी राहुल से, देखा बेटा, इसलिए कहती थी कि अरेंज मैरिज वाली बहू ही अच्छी रहती है। ये सुनकर राहुल भी चुप हो जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है और हेमा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तब राज रिंकी से, रिंकी, सभी लोग यहाँ पर हैं लेकिन रोशनी दिखाई नहीं दे रही, तुम जरा उसे बुला कर ले आओ। रिंकी रोशनी के कमरे में जाती है तो देखती है कि रोशनी लैपटॉप चला रही है। रिंकी रोशनी से, भाभी चलो खाना बन गया, भैया आपको खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। नहीं रिंकी तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं अभी नहीं खा सकती हूँ, मेरा खाना मेरे कमरे में पहुँचा देना। रोशनी बाहर आकर सारी बातें सभी लोगों को बताते हुए अपनी माँ से, देखा माँ, भाभी को इतना घमंड है कि उन्हें हमारे साथ खाना भी नहीं खाना है। अब सभी लोग खाना खा लेते हैं। फिर राहुल रोशनी के लिए खाना लेकर अपने कमरे में आता है और लैपटॉप चला रही रोशनी से, रोशनी तुम ये लो खाना खा लो। थैंक यू यार, रख दो, मैं खा लूंगी, अभी मैं व्यस्त हूँ। रोशनी का इस तरह राहुल को अवॉइड करना राहुल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप सो जाता है। इधर रोशनी किसी को मैसेज भेजते हुए, आपने जो कहा था मैंने वो पेपर्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। अब रोशनी खाना खाती है और सो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन सभी लोग तैयार होकर एक पार्टी में पहुंचते हैं। बड़ी बहू हेमा साड़ी पहनती है और सर पर पल्ला लेती है, जबकि छोटी बहू रोशनी ने एक स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई है। पार्टी में दोनों बहुओं को देखकर माधवी, रोशनी बहू जरा देखो हेमा बहू को, अपने पहनावे से कितनी संस्कारी लग रही है वो, और एक तुम हो कि तुम्हें हमारे संस्कारों की कोई परवाह नहीं है। माँ जी, हमेशा कपड़ों से संस्कार का पता नहीं चलता और मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। रोशनी की बात सुनकर माधवी चुप हो जाती है और सभी लोग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी अचानक रोशनी के फोन पर किसी का फोन आता है। रोशनी फोन उठाकर बात करती है, फिर अपनी सास से, राहुल, माँ जी मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रोशनी चली जाती है। माधवी गुस्से में राहुल से, राहुल बेटा, देखा तुमने, रोशनी की मनमानी वो पार्टी छोड़कर चली गई। हाँ बेटा, ये तो हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। भैया, भाभी को सचमुच ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने बहुत गलत किया और आपको भाभी से बात करनी चाहिए। खाना खाकर सभी लोग घर आ जाते हैं और अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। रात के 10 बजे रोशनी घर आती है। राहुल उसे देखकर गुस्सा होते हुए, आ गई तुम, कहाँ गई थी तुम? मैं तुम्हें नहीं बता सकती मैं कहाँ गई थी। मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हें किसी की खुशी या दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम्हें जो सोचना है सोचो। रोशनी राहुल की बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है। ऐसे ही लगभग 1.5 साल बीत चुके थे और रोशनी बिना किसी को बताए बाहर जा रही थी। राहुल भी अब उसकी इस बात से परेशान हो चुका था। एक दिन राहुल अपनी माँ से, माँ मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ। वैसे भी रोशनी के साथ आजकल मेरा दिल नहीं लगता, मैं बाहर जाने की सोच ही रहा था। अरे वाह भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आपके प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प भी हो जाएगी और मेरी शॉपिंग भी। राहुल तैयार हो जाता है। शाम को रिंकी और राहुल दोनों राहुल के प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन हेमा अपने पति राज से, सुनिए जी, मैं अभी आपके साथ ऑफिस चलती हूँ, सोच रही हूँ दिन भर घर में बैठी बोर हो जाती हूँ, आपके साथ ऑफिस ज्वाइन कर लूँ और आपके काम में थोड़ी मदद करूँ। तुम मेरे साथ दफ्तर चलोगी? अच्छा ठीक है, तुम माँ से परमिशन ले लो, फिर चलेंगे। राज और हेमा दोनों तैयार होकर हॉल में आते हैं। हेमा अपनी सास से ऑफिस जाने का पूछती है। तब माधवी हेमा से, बहू, यदि तुम ऑफिस के काम में अपने पति का हाथ बटाना चाहती हो तो बिल्कुल जाओ, बस अभी हमारे फैक्ट्री में बहुत काम रहता है और आजकल औरतों को भी काम करना चाहिए।
अब हेमा राज के साथ ऑफिस जाती है और उनकी फैक्ट्री का काम भी संभालती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हेमा घर के काम के साथ ऑफिस भी संभाल रही थी, तो वहीं रोशनी सिर्फ अपने आप में व्यस्त थी। एक दिन हेमा कुछ पेपर्स लेकर घर आती है और अपने सास ससुर को पेपर्स देते हुए, माँ पिताजी ऑफिस के कुछ पेपर्स है, आप साइन कर दो, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। हाँ बहू बताओ कहाँ दस्तखत करने हैं? तभी रोशनी हॉल में आती है और ये सब देखकर अपने सास ससुर से, माँ पिताजी रुकिए, आपको देख के साइन करना चाहिए, बिना पढ़े किसी पेपर पर साइन मत कीजिए। हमें अपनी बड़ी बहू पर पूरा भरोसा है, वो तेरी तरह लव मैरिज करके नहीं आई, इसलिए हमें साइन करने से पहले देखने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों बुजुर्ग बिना पढ़े कागजात पर दस्तखत कर देते हैं। उसके बाद हेमा उन पेपर्स को उठाती है और उन्हें देखकर जोर जोर से हंसते हुए, आज मेरा सपना पूरा हो गया, जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी। हेमा को इस तरह हंसता देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तब हेमा अपनी माँ को फोन लगाकर बात करते हुए, माँ तुमने मुझे जैसा सिखाया था मैंने वैसा ही कर दिया, अपने सास ससुर से जायदाद के पेपर पर साइन ले लिया और अब सब कुछ मेरे नाम पे हो गया है। वेरी गुड बेटा, अब तू जैसा चाहे वैसा राज कर सकती है, अपनी सास ससुर को अपने इशारे पर भी नचा सकती है। अब तुझे संस्कारी बनकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी माँ से बात करने के बाद फोन रखने के बाद हेमा सभी लोगों से, अब तुम लोगों का सब कुछ मेरे नाम हो गया है और आज के बाद तुम मेरे नौकर बन के काम करोगे। बुढ़िया तुम मुझसे बहुत काम करवाती थी ना, झाड़ू लगा पोछा लगा, ये कर वो कर, आज के बाद ये सब कुछ तू करेगी। और बूढ़े तू गार्डन साफ करेगा, सब्जियां लाएगा और बाहर की साफ सफाई करेगा। हेमा ऐसा कह ही रही थी कि तभी ऑफिस से राज भी घर आ जाता है। राज को देखकर हेमा, आइए आइए, बस आप ही की कमी थी, आज तो बहुत खुशी का दिन है। आपको पता है आपका सब कुछ मैंने अपने नाम कर लिया है, ये रहे पेपर। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? माँ पिताजी रो क्यों रहे हैं? माधवी और महेंद्र राज को सारी बातें बताते हैं। सारी बातें सुनकर राज गुस्सा होते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की हेमा? हिम्मत हिम्मत की बात मत करना, मैं तो जब से आई हूँ तब से प्लानिंग कर रही हूँ, सब कुछ मेरे नाम पर हो गया और अब तुम भी अपनी बकवास बंद करो और तुम भी काम करो। जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। राज भी हेमा के आगे मजबूर हो जाता है और वैसा ही करता है जैसा हेमा कहती है। अगले दिन सुबह हेमा सोफे पर बैठी अपने सास ससुर पर हुक्म चलाते हुए, मुझे अभी तक चाय नहीं मिली, तुम लोग काम चोरी कर रहे हो। तभी रोशनी वहाँ आकर हेमा से, रुक जाओ हेमा, सारा काम मैं खुद करूंगी, बस मेरे सास ससुर को कुछ मत बोलो। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, यदि तुझे यहाँ नौकरानी बनकर रहना पसंद है तो उनकी जगह तू नौकरानी बन। अब रोशनी काम में लग जाती है। वो किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाकर हेमा को लाकर देती है। उसके बाद अपने सास ससुर को भी नाश्ता करवाती है। फिर घर की साफ सफाई करती है और कपड़े धोकर छत पर फैलाती है। सारा दिन काम करके शाम को जब वो अपने सास ससुर के कमरे में आती है तब माधवी रोशनी से, रोशनी बेटा तू हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही है और हमने तुम्हें कितना गलत समझा और कितना कुछ बोला, तू राहुल को सब कुछ बता दे, हो सकता है वो हमारी मदद कर सके। माँ जी वो अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर है, यदि मैं उन्हें ये सब बता दूंगी तो वो सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाएंगे और उसके बाद भी रिजल्ट कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सिर्फ आप थोड़ा इंतजार कीजिए। कितनी गलत थी मैं, जो हमेशा मैंने लव मैरिज वाली बहू को गलत और अरेंज मैरिज वाली बहू को सही समझा। महेंद्र माधवी को दिलासा देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन हेमा सभी से, आज मेरी शादी को पूरे 2 साल हो गए, मैंने बड़े लॉन में पार्टी दी और सब मेहमानों को बुलाया है, तुम लोग भी चलो मेहमानों की खातिरदारी करने और काम करने के लिए। शाम को सभी लोग लॉन में पहुंचते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। पार्टी में हेमा अपनी सहेलियों के साथ खड़ी घमंड में चूर होकर बातें करते हुए, देखा तुम लोगों ने मैं अपने ससुराल वालों को कैसे उंगलियों पर नचाती हूँ। क्या सच में? हमें तो यकीन नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, रुको। हेमा बहुत ही बदतमीजी से माधवी को आवाज देते हुए, ए बुढ़िया जल्दी शरबत लगा मेहमानों को, और सुन पहले इधर दे। माधवी कांपते हाथों से शरबत की ट्रे लेकर आती है और हेमा और उसकी सहेलियों को देने लगती है। लेकिन तभी शरबत का ग्लास हेमा के कपड़ों पर गिर जाता है। हेमा अपनी सास पर हाथ उठा देती है। तभी अचानक रोशनी सामने आकर उसका हाथ हवा में पकड़ते हुए, तेरा खेल खत्म हो चुका है हेमा, अब तेरी ये बदतमीजी और नहीं चलेगी। शायद तो भूल गई है ये सब कुछ मेरे नाम पर है, इसलिए मेरा खेल खत्म नहीं हो सकता। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है और उसी समय रोशनी के पिता के साथ राहुल और रिंकी भी आ जाते हैं। तब रोशनी, मुझे तो बहुत पहले तुम पर शक था और जिस दिन मैंने तुझे और तेरी माँ को बातें करते हुए सुन लिया था उसी दिन मेरा शक यकीन में बदल गया था और आज पूरी दुनिया तेरा तमाशा देखेगी। रोशनी इशारा करती है और लॉन में लगा एक बड़ा पर्दा नीचे गिरता है। सामने बड़ी स्क्रीन ऑन हो जाती है।
रश्मि के पिता स्क्रीन ऑन करते हुए राहुल से, राहुल बेटा, रोशनी ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर दी थी, इसलिए मैं रोशनी से नाराज था। लेकिन कौन सा पिता अपनी इकलौती बेटी को दुखी देख सकता है। इसलिए जब मेरी बेटी अपनी परेशानी लेकर मेरे पास आई तो मैं मान गया था। और आज मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ क्या किया और मेरी बेटी क्यों दिन रात लैपटॉप में लगी रहती है और क्यों वो बार बार किसी से बिना बताए मुझसे मिलने आया करती थी। तुम तो जानते हो राहुल कि मेरे पिता शहर के सबसे बड़े वकील हैं। जब मुझे हेमा पर शक हुआ तब मैंने अपने पिताजी से मिलकर उसके खिलाफ प्लान बनाना शुरू कर दिया। अभी आवाज सुनो जो मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की थी। रोशनी रिकॉर्डिंग प्ले करती है। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सारे पेपर्स को अपने नाम करवा लूंगी और इन सभी लोगों को नौकर बना दूंगी। हेमा कांपने लगती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन रोशनी बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि हेमा क्या करने वाली है? जिस दिन ये प्रेस ढूंढने स्टोर रूम में गई थी तो मुझे उसी दिन हेमा के द्वारा बनवाए गए नकली पेपर्स मिल गए थे और मैं सब कुछ समझ गई थी। रोशनी उन पेपर्स को भी स्क्रीन पर शो करती है जो उसके हाथों में रखे थे। उन्हें देखकर हेमा के साथ सभी लोग हैरान रह जाते हैं और राहुल रोशनी से, लेकिन रोशनी, जब तुम्हें इतना सब कुछ पता था तो तुमने हम लोगों में से किसी को बताया क्यों नहीं? मेरे पास कोई सबूत नहीं था, कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता, इसलिए मैं अपने पिताजी के पास गई, उन्हें सब कुछ बताया और साथ मिलकर सारे असली पेपर्स कोर्ट से बनवा लिए और ये रहे सारे पेपर्स। हाँ जी, सब कुछ वापस अब आप लोगों के नाम हो चुका है। पुलिस आगे बढ़ती है और हेमा को अरेस्ट कर लेती है। हेमा रोते हुए घुटनों पर गिर पड़ती है और, मुझे प्लीज छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। तू इसी लायक है हेमा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसको और बाकायदा हम इस पर फ्रॉड का केस भी करेंगे। तूने जितनी बेइज्जती हमारे माँ बाप की है ना, हम सबका बदला लेंगे। महिला पुलिसकर्मी हेमा को पकड़कर जीप की तरफ ले जाती है। माधवी रोशनी के सामने आकर, रोशनी बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे लगा था कि अरेंज मैरिज वाली बहू अच्छी होती है और लव मैरिज वाली खराब, लेकिन वक्त ने मुझे सिखा दिया है कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज वाली बहू अच्छी या बुरी नहीं होती। अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं और इंसान की वो सोच होती है जिससे वो अपनी जिंदगी जीता है। रोशनी, मुझे भी माफ कर दो यार। मुझे तुम पर भरोसा रखना चाहिए था। अगर आज तुम्हारे पिताजी फोन करके मुझे यहाँ नहीं बुलाते और अपनी आंखों से ये सब कुछ नहीं दिखता तो मुझे ये सब कुछ पता भी नहीं चल पाता। सचमुच भाभी, आपको आपने क्या समझा था और आप क्या निकली। आपकी जैसी बहू पाकर तो हमारा सारा घर धन्य हो गया। रोशनी बहू, तुम्हारा सिर्फ नाम ही रोशनी नहीं है बल्कि तुम सच में इस घर की रोशनी हो। हम सबको तुम पर गर्व है। लॉन में मौजूद सभी मेहमान तालियों से रोशनी को बधाई देते हैं। पूरे परिवार के चेहरे पर सुकून आ जाता है।